नाउ आवर चैप्टर इज फोर्स एंड फ्रिक्शन। हमारे चैप्टर का नाम तो आप लोगों को पता ही है, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? फोर्स एंड फ्रिक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? हम ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगी, और डाउट्स भी जो रहेंगे वो आपके अभी आप क्लियर भी हो जाएंगे। वो अगर किसी ने अटेंड करी हो क्लास तो उन्हें तो पहले से ही पता होगा। चलिए तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स that do not require any physical contact between them are called non-contact force। ऐसा फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है या नहीं जरूरत पड़ रही है उस फिजिकल कांटेक्ट की, तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, the force acting between two objects that require physical contact between them are called contact force। और ऐसे फोर्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच का ऐसा फोर्स जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है, मतलब उन दोनों का टच होना जरूरी है तभी फोर्स होगा, तो उसे क्या कहा, तभी मूवमेंट होगा, तो उसे क्या कहा जाता है? कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है अर्थ के आसपास, सॉरी सन के आसपास जो रिवॉल्व होता है प्लैनेट्स का, उसे कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। ओके, और कांटेक्ट फोर्स में तो आप कोई भी मूवमेंट ले लें, आप अगर अपने बुक को मूव करने लैंड के ऊपर या स्लाइड कर रहे हैं तो आपको कांटेक्ट उसका सरफेस पर लाना ही होता है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फोर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के चार इफेक्ट्स क्या क्या है? द फोर इफेक्ट ऑफ फोर्स आर, first is move an object from its state of rest or increase the speed of a moving object। पहला क्या है फोर्स से? या तो फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव होगा, अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो मूव होगा, या फिर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फोर्स से क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और मूवमेंट तो वो शो कर ही रहा है। नेक्स्ट इज डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। या तो अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फोर्स अगर हम लगाएंगे, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं हम, तो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फोर्स अगर आपने लगाया, बॉल आपके पास है, फोर्स लगाया आपने तो वो रुक जाएगी, या फिर उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, सेम उसका एग्जांपल लेंगे फुटबॉल का। अगर फुटबॉल सामने से आ रही है, आपको राइट साइड में आना, आपने अगर फोर्स लगाया तो राइट साइड में उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो मूव कर जाएगी। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे रोटी बनाते हैं तो हम पहले जो डोई लेते हैं वो गोल होती है, उसके बाद हम उसको फोर्स से उसको पतला कर देते हैं। पहले वो मोटी होती है पर हम उसे फोर्स से रोलिंग पिन की हेल्प से उसे पतला कर देते हैं। तो हमने क्या करा? ऑब्जेक्ट के साइज को भी, शेप को भी चेंज कर दिया। These are the four effects of the force, that is, first is move an object from its state of rest or increase the speed of a moving object, decrease the speed of moving object or stop a moving object, change the direction of a moving object, change the shape of a moving object। Okay, next is list two advantages and two disadvantages of friction। फ्रिक्शन के दो एडवांटेजेस बताना है आपको, दो डिसएडवांटेजेस बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। If we are able to walk on the ground, hold object and fix a nail on the wall, these are all because of the friction। अगर आप चल पा रहे हैं ग्राउंड पर, या ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है, या फिर आप नेल को वॉल पे स्टिक कर पा रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है। If there were no friction, we would slip on the floor while walking, would not be able to hold a pencil or fix a nail on the wall। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं सकते, हम बहुत जल्दी फिसल, जैसे चिकनी जगह होती है तो वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम होता है तो हम चल नहीं पाते, हम फिसल जाते हैं बहुत। ठीक है, ऐसे ही अगर गीला फ्लोर होता है तब भी फ्रिक्शन कम होता है तो हम फिसल जाते हैं, चल नहीं पाते, या फिर हम कोई चीज को होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बार बार स्लिप होती रहती है। ठीक है, एक तो पता चल गया, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वॉक ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या एडवांटेज इसका? ऑल मशीन्स हैविंग गियर्स, पुलीज एंड रोलर्स रिक्वायर फ्रिक्शन टू वर्क। जितनी भी मशीन है जिसके अंदर गियर, पुली और रोलर्स हैं, उनके अंदर फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है, तभी वो मूव कर सकते हैं। विदाउट फ्रिक्शन वन पार्ट ऑफ द मशीन विल नॉट बी एबल टू मूव ओवर अनदर पार्ट ऑफ द मशीन। अगर ऐसा फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो मशीन के जो पार्ट्स एक साथ मूव करते हैं या एक की वजह से दूसरा मूव करता है तो वो मूवमेंट नहीं होगा और वो मशीन हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए मशीन्स को मूव करने के लिए भी फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये दो एडवांटेजेस हो गए फ्रिक्शन के। नाउ टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के देखते हैं हम। ऑल मशीन्स हैव फ्रिक्शन, सभी मशीन्स में फ्रिक्शन है, ये तो हमें पता है।
ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द मशीन पार्ट्स हीट अप एंड लूज एनर्जी। अब फ्रिक्शंस के बिना मशीन चल नहीं सकती, बट फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मशीन के जो पार्ट्स हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जब वो गर्म हो जाते हैं तो उनकी जो पावर है वो कम हो जाती है। दिस ब्रेक डाउन द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। इससे क्या होता है, मशीन का जो पावर है या जो एफिशिएंसी काम करने की वो कम होती जाती है। ओके, फ्रिक्शन ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट वियर एंड टियर इन द मशीन पार्ट। अब फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चीजें खराब होना भी स्टार्ट हो जाती है। दे हैव टू बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस टू मेक देम रन स्मूथली। इसलिए मशीन्स के अंदर अगर मशीन पार्ट्स जो है उन्हें कॉन्स्टेंटली या तो लुब्रिकेंट्स लगाने पड़ते हैं हमें, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है ताकि मशीन जो है वो स्मूथली रन कर पाए। वरना इतना ज्यादा फ्रिक्शन से क्या होता है, जैसे टायर फ्रिक्शन, टायर का एग्जांपल ले लो। अब अगर गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है तो टायर का फ्रिक्शन जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, टायर के अंदर छेद होना स्टार्ट हो जाता है। बड़ा टायर होता है तो इतने छेद पता नहीं चलते, बट जैसे जैसे वो ट्रैवल बार बार करता है तो पंचर हो जाते हैं, ठीक है, हवा निकल जाती है, तो हमें उसको चेंज करना ही पड़ता है ना, पंचर बनवाने पड़ते हैं, चेंजेस आते हैं। तो अगर मशीन को स्मूथली रन करना होता है तो हमें फ्रिक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मशीन पार्ट्स के अंदर वियर एंड टियर ऑल्सो टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। Next question is mention two ways by which we can reduce friction. दो ways आपको ऐसे बताना है जिससे वजह से हम फ्रिक्शन को reduce कर पाए, मतलब फ्रिक्शन को कम कर दें। तो फर्स्ट इज friction can be reduced by applying lubricants such as oil or grease between the moving parts of the machinery. friction को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें ऑयलिंग की जाए। lubricant मतलब ऑयलिंग भी होता है, चिकना सब्सटेंस कुछ लगाना, ऑयल या ग्रीस लगाए मूविंग पार्ट्स के बीच में, ताकि फ्रिक्शन जो है वो इजीली रहे। ज्यादा कांटेक्ट में भी अगर वो आ रहे हैं तो ऑयल की वजह से वहां पर चिकनाहट बनी रहे, वो मशीनरी पार्ट जो है वो इजीली मूव कर पाए। अब जैसे साइकिल्स होते हैं या बाइक होती है, उसके अंदर जब हम सर्विसिंग के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले तो वो वॉश करते हैं उसको, उसके बाद पूरी मशीन के अंदर वो ऑयलिंग करते हैं, ऑयल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं ताकि मशीन के जो पार्ट्स हैं वो स्मूथली वर्क कर पाए। फ्रिक्शन कैन बी reduced by smoothing the two surface in contact. अगर फ्रिक्शन रिड्यूस करना है तो जो सरफेसेस हैं जो कांटेक्ट में आ रहे हैं उसे आप बहुत स्मूथ रखें, बहुत ज्यादा उसे सॉफ्ट रखेंगे तो भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। Smoothing reduces the roughness and reduces the interlocking between the irregularities of the two surface in contact, thereby reducing the friction. अब जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल ले लें आप, ट्रॉली हमारी, जो ट्रॉली वाले बैग्स आते हैं ना, अगर हमारे घर में कोटा स्टोन लगा हुआ है या फिर बहुत चिकनी वाले टाइल्स लगी हुई तो उस पर इजीली हम उस ट्रॉली को लेकर मूव कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को स्कूल ग्राउंड में करना है, जो आगे वाला हमारा ग्राउंड है जहाँ पर अभी वो टाइल्स लगी नहीं है, जहाँ पर आप लोग वॉलीबॉल खेलते थे या देखा होगा आपने, तो वहां पर अगर उस ट्रॉली को मूव करना होगा तो वो स्मूथ सरफेस नहीं है, वहां पर हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। बट अगर हमें स्कूल के अंदर ट्रॉली हमारी मूव करना है तो हम स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर इजिली उसे मूव कर सकते हैं। तो स्मूथनेस अगर होगी सरफेस के बीच में तो इजिली आप फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है और ऑब्जेक्ट को आप इजिली मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के लिए, हाउ डू बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मशीन पार्ट्स। नेक्स्ट इज, अच्छा इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं, आपने स्पिनर सभी ने चलाए थे, ठीक है, तो उसके अंदर भी वही होता है, बॉल बेयरिंग प्रेजेंट रहता है। बॉल बेयरिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस स्लाइडिंग ओवर ईच अदर इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग मोशन। अब जब स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है अगर वो रोलिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो रोल जब चीज करी जाती है तो इजीली जल्दी मूव करती है, उसमें फ्रिक्शन कम लगता है क्योंकि उसका जो सरफेस है वो हमारे फ्लैट सरफेस से कांटेक्ट में कम आता है, ठीक है। तो बॉल को अगर आप रोल करेंगे, बॉल को अगर आप मूव करेंगे जमीन पर तो वो इजीली रोल होकर चली जाएगी। पर दूसरी चीज अगर कोई फ्लैट सरफेस होगा तो वो मूव करने में उसको टाइम लगता है। This reduces the friction between two surfaces in contact because as we know rolling friction is less than sliding friction. हमें पता है rolling friction कम होता है as compared to sliding friction. जब आप फिसलते हैं, फिसल पट्टी पे फिसल रहे हैं, आप फिसल रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है फिसलने, बट अगर आप वहां पर बॉल को स्लाइड करेंगे तो वो इजीली फिसल पट्टी पे से स्लाइड बहुत जल्दी वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए, और हमें पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है रोलिंग फ्रिक्शन। ओके,
तो these are the 5 questions अभी। ओके, these are the 5 क्वेश्चन। हमारे पास टाइम तो है, अच्छा खासा टाइम है, तो हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो हमारे पास कल के लिए फिर कम क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, 5 क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्टिंग के जो दो क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत छोटे हैं, तो आप इजीली उन्हें लर्न कर लेंगे। थर्ड भी कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिफ्थ भी छोटा ही है। ओके, तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन आप लोगों को लर्न करना रहेंगे आज के होमवर्क में। ओके, फॉर एनी फोर्स टू बी अप्लाइड डू वी नीड टू ऑब्जेक्ट्स, कॉमेंट ऑन दिस। अगर आपको किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करना तो क्या दो चीजों की जरूरत है हमें? तो देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे आंसर। फॉर एनी फोर्स टू बी अप्लाइड 2 ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। बताइए, हमें फोर्स अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है तो 2 ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। वन विच अप्लाई फोर्स एंड द अदर ऑन विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। एक वो जो फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा वो जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो इसीलिए हमें 2 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है जब भी फोर्स की बात हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिंग अ चेयर रिक्वायर्स 2 ऑब्जेक्ट। चेयर को अगर आपको पुल करना है तो उसके लिए भी 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, चेयर विच इज बीइंग पुल्ड एंड द पर्सन पुलिंग द चेयर। चेयर अगर आप मूव भी कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, उसके लिए भी 2 चीजें हैं। एक तो चेयर है जो मूव हो रही है, और एक बंदा है, एक इंसान है जो उसे मूव कर रहा है। When a ball is being hit, 2 objects are involved, the ball and the person hitting the ball. सिंपल सी चीजें 2 है यहाँ पे सारे आपको एग्जांपल ही दिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी ले लिया है लर्न करने के लिए। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो इन्वॉल्व 2 ऑब्जेक्ट, अ मैग्नेट एंड अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट और अनदर मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स में भी 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, एक मैग्नेट होना चाहिए जिसपे फोर्स अप्लाई होगा, और एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो फोर्स को अप्लाई करेगा। ठीक है, एक मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या मैग्नेटिक मटेरियल या दूसरा मैग्नेट जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑल्सो इन्वॉल्व्स 2 ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल पुल भी अगर देखें हम तो उसमें भी 2 ऑब्जेक्ट है, अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट पुल्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। अब जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल आपको देखना है, तो आपने अगर ऊपर कोई चीज फेंकी है, जैसे कि ये चीज, ये एक एग्जांपल के तौर पर ये मैंने कैप लिया है, इसको अगर मैंने फेंका है ऊपर तो ये अपने आप नीचे आएगा। ठीक है, ये अपने आप नीचे आ रहा है, मैंने इसको खींचा नहीं है, ये लगा ये अपने आप नीचे आया। तो ये एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जिसने अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचा। तो ये 2 चीजें हो गई है। ठीक है, सिमिलरली इन एनी अदर टाइप ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड 2 ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। इसलिए हमने कमेंट करने के लिए बताया, हमने कमेंट कर दिया है कि कोई भी फोर्स, कोई भी किसी भी तरह का फोर्स हो, मैग्नेटिक हो, ग्रेविटेशनल पुल हो या कोई भी फोर्स हो, उसके अंदर क्या होगा, 2 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ही है, मतलब कंपल्सरी ही है 2 ऑब्जेक्ट का होना। एक जिसके जो फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो एक बार और ये आंसर में पढ़ देती हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। For any force to be applied, 2 objects are required, one which applies force and the other on which force is being applied. For example, pulling a chair requires 2 objects, chair which is being pulled and the person pulling the chair. When a ball is being hit, 2 objects are involved, the ball and the person hitting the ball. Magnetic force also involves 2 objects, a magnet and a magnetic object or another magnet. Gravitational pull of Earth also involves 2 objects, Earth and the object pulled by Earth's gravitational pull. Similarly, in any other type of force to be applied, 2 objects are required. किसी भी तरह के फोर्स में कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हमें 2 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है। फॉर टुडे आपको टोटल 6 क्वेश्चन, आपको होमवर्क में यही मिलेगा। फर्स्ट 6 क्वेश्चन यू हैव टू लर्न एंड राइट इट वन टाइम, और वो राइटिंग वर्क इन PDF फॉर्म यू हैव टू सेंड इट ऑन द गूगल क्लासरूम। ओके,